हम पढ़ रहे थे बच्चों एस्टेट के लिए। हमने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो हमने कंप्लीट कर ली है एस्टेट के लिए। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री। कौन सा कर रहे हैं? सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, क्वेश्चन इससे भी पूछे गए हैं, 21 में भी पूछे गए, मतलब पिछले 5 साल में अच्छे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, तो चैप्टर इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको ध्यान से पढ़ना है, चैप्टर आसान है। इसी वजह से ये अपने आप में खास हो जाते हैं कि आसान चैप्टर है तो हम आसानी से नंबर ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो कि अगर आप बात करें सरफेस केमिस्ट्री में हमें पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले तो आपको एड्जॉर्प्शन पढ़ना है। ठीक है, एड्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? एड्जॉर्प्शन होता है कि कोई भी चीज तब सरफेस पे क्या हो जाती है। देखो, एक तो आपने सुना एब्जॉर्प्शन, कि कोई भी चीज क्या आ जाती है तब बल्क में जाती है तो वो एब्जॉर्प्शन होता है, और कोई भी चीज सरफेस के ऊपर आती है तो उसको आप क्या बोलते हो? एड्जॉर्प्शन बोलते हो। ठीक है, अब अगर आप एड्जॉर्प्शन फिनोमेना को बोलो तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। कैसा होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, हीट बाहर निकलती है। क्योंकि जैसे भी यहाँ कोई भी, जैसे आप यहाँ पे प्लेटिनम मान रहे हैं और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे क्या हो जाएगी? एड्जॉर्ब हो जाएगी। पहले वो क्या है? रैंडमली घूम रही थी, एनर्जी बहुत ज्यादा थी, अब यहाँ पे रेस्ट फेज में आ जाएगी तो एनर्जी अपनी क्या कर देगी? रिलीज कर देगी। तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, और क्या है बच्चों? यहाँ पे एंट्रोपी जो है वो मॉलिक्यूल की क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि पहले रैंडमली घूम रहे थे ना सारे, अब क्या है? सेटल डाउन हो गए। तो ये क्या है? यहाँ पे एंट्रोपी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो एक एड्जॉर्प्शन है और एक क्या है? एब्जॉर्प्शन है। हमें पढ़ना एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन जो होता है बच्चों ये सरफेस फिनोमेना है। एब्जॉर्प्शन जो था वो बल्क फिनोमेना था, वो बल्क में जाती हैं चीजें। एड्जॉर्प्शन जो है स्टार्टिंग में तो ये प्रोसेस फास्ट होता है भाई, फटाफट मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब होंगे। पर एब्जॉर्प्शन जो होता है ना, थ्रू आउट प्रोसेस बिल्कुल सेम रहने वाला है, वो कभी ज्यादा कम नहीं होगा, बिल्कुल बराबर तरीके से होने वाला है। ठीक है, और क्या है कि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होती है एड्जॉर्प्शन में, यहाँ पे मतलब हर जगह कांस्टेंट नहीं रहेगी, कहीं ज्यादा होगी कहीं कम होगी। पर एब्जॉर्प्शन में जो कंसंट्रेशन मिलेगी आपको सारी जगह पे, वो बराबर कंसंट्रेशन मिलने वाली है। ठीक है, एड्जॉर्प्शन ये क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है तो स्पॉन्टेनियस तो होगा ही। किससे आप बताते हैं इसको? डेल्टा जी। डेल्टा जी आप निकालते हैं H - T डेल्टा एस से। ठीक है, एंट्रोपी यहाँ नेगेटिव होती है, और डेल्टा एच भी एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच भी क्या होगा यहाँ पे बच्चों? नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव नेगेटिव तो क्या हो गया? पॉजिटिव। तो ऑल ओवर जो आप क्या बोल रहे हो कि जो एक्सोथर्मिक जो प्रोसेस होता है उसके कारण जो डेल्टा जी है, क्योंकि तब डेल्टा जी नेगेटिव होता है तभी आप उस प्रोसेस को क्या बोलते हो? स्पॉन्टेनियस बोलते हो। अब एड्जॉर्प्शन में दो चीजें होती हैं बच्चों। एड्जॉर्प्शन में क्या होती है? दो चीजें होती हैं। एक एड्जॉर्बेट होता है। क्या होता है? एक एड्जॉर्बेट होता है और दूसरा एड्जॉर्बेंट होता है। एड्जॉर्बेट क्या होता है? बेट आपने सुना है क्या होता है? जो आप चारा होता है ना उसको बेट बोला जाता है। क्या होता है? चारा। और एड्जॉर्बेंट जो है वो है सरफेस। क्या है बच्चों? सरफेस है, वो एड्जॉर्बेंट है। और जो चीज आके यहाँ पे एड्जॉर्ब होने वाली है वो क्या है? एड्जॉर्बेट है। बात समझ गए? जो आके यहाँ पे एड्जॉर्ब होने वाली है वो तो क्या है? यहाँ पे एड्जॉर्बेट है, और जिस सरफेस पे होने वाली है उसको आप क्या बोलते हो? एड्जॉर्बेंट बोलते हो। ठीक है, क्या बात आपको समझ में आ रही है? फिर अगर आप देखो कि जो ये पूरा एड्जॉर्प्शन फिनोमेना जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें एक चीज और होती है, मतलब एड्जॉर्प्शन का उल्टा कर दिया जाए। क्या है? एड्जॉर्प्शन का उल्टा कर दिया जाए तो उसको डिसॉर्प्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसॉर्प्शन बोला जाता है। और अगर एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन एक ही साथ होता है, एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन एक ही साथ होता है तो उसको सोप्शन बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? सोप्शन उसको बोला जाता है। ठीक है, जैसे चोक में होता है ना, चोक को डिप करते हो तो स्टार्टिंग में तो आपको वहां पे एब्जॉर्प्शन दिखाई पड़ता है, सिर्फ सरफेस पे जाता है वो जो भी आप कलर्ड चीज उसमें डाल रहे हो, चाहे आपने वो लिक्विड में डाला है। पर थोड़ी देर आप रख लोगे तो बल्क में भी आपको वो लिक्विड दिखाई देना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे क्या है? सॉर्प्शन होता है। ठीक है, बोलो बात समझ में आई? ये डिसॉर्प्शन ये मैंने बता दिया है आपको। फिर आप अगर बात करें कि जो एड्जॉर्प्शन जो फिनोमिना है, इसमें आप मतलब जो क्या-क्या चीज़ें हैं जो इसको इफ़ेक्ट करने वाली हैं, बात समझ गए? क्या-क्या चीज़ें इफ़ेक्ट करने वाली हैं? मान लीजिए आपके पास क्या है बच्चों? सरफेस एरिया किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा है। क्या है? सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। एक तो आप सॉलिड चीज़ ले रहे हैं छोटी-सी, तो उसमें कम पोर्स होंगे, तो कम चीज़ें यहाँ पे एड्सॉर्ब होने वाली हैं। एक आप क्या ले लें, उसको पाउडर फॉर्म में ले लें। उस चीज़ को क्या कर दें? पाउडर फॉर्म में ले लें, मतलब सरफेस एरिया बढ़ा दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? एड्सॉर्प्शन भी अपने आप क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और फिर डिपेंड करता है कि जो चीज यहाँ पे एड्सॉर्ब हो रही है वो किस नेचर की है। मान लीजिए यहाँ पे कोई गैस एड्सॉर्ब हो रही है बच्चों। क्या हो रही है? यहाँ पे कोई गैस की एड्सॉर्प्शन हो रही है।
तो गैस में आपने एक चीज पढ़ी होगी, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या पढ़ा होगा? क्रिटिकल टेम्परेचर। गैस का जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा वो उतनी जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, उतनी जल्दी लिक्विफाई हो जाएगी। बात समझ में आ गई कि हम बोल रहे हैं कि जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा वो जल्दी गैस लिक्विफाई हो जाएगी और उतना जल्दी वो एड्सॉर्ब हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा उतना जल्दी लिक्विफाई होगी और उतना जल्दी क्या हो जाएगी? यहाँ पे एड्सॉर्ब हो जाएगी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको क्या है ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें टेम्परेचर की कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है एड्सॉर्प्शन पे, मान लीजिए यहाँ पे आप सरफेस ले रहे हैं, यहाँ पे एड्सॉर्प्शन हो गई। अगर आपने क्या कर दिया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो ये सारे मॉलिक्यूल इनको तो फिर से एनर्जी मिल जाएगी और एनर्जी मिलते ही ये यहाँ से उड़ जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? हीट करते ही टेम्परेचर आपने ज्यादा कर दिया तो मॉलिक्यूल तो यहाँ से उड़ के चले जाएंगे। तो इसी वजह से जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज कर देता है किसको? एड्सॉर्प्शन को। फिर अगर बात की जाए प्रेशर की, तो प्रेशर की अगर हम बात करें, मान लीजिए भाई यहाँ पे कंटेनर है और यहाँ पे क्या रखा हुआ है? एड्सोबेट रखा हुआ है, सॉरी एड्सोबेंट रखा हुआ है यहाँ पे। ये एड्सोबेंट है और यहाँ पे बहुत सारी गैसेस है, ठीक है ना, यहाँ गैसेस है। हमने लगा दिया इन गैसेस पे प्रेशर। प्रेशर लगाएंगे तो ये क्या हो जाएंगी भाई? लिक्विफाई हो जाएंगी और यहाँ पे ये कंडेंस होके यहाँ पे क्या होना शुरू हो जाएंगी? इस सरफेस पे इस सरफेस पे क्या होना शुरू हो जाएंगी? एड्सॉर्ब होना शुरू हो जाएंगी। मतलब प्रेशर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो जो एड्सॉर्प्शन है वो भी इंक्रीज होता है, पर वो एक लेवल तक होता है बच्चों। ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ाते जाओगे तो फिर वो बहुत ज्यादा ही एड्सॉर्प्शन हो जाएगा। वो किसी लेवल तक होता है, क्योंकि ये सरफेस भी तो भर जाएगा ना एक टाइम पे आके। फिर आप कितना भी प्रेशर बढ़ाई जाओ उससे कुछ होगा थोड़े। तो बात समझ में आ गई होगी कि वो किसी लेवल तक होता है, ठीक है। फिर जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा पॉइंट, जिसको आप क्या बोलते हैं? टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन, जिसमें आप एक पढ़ते हो फिजिकल एड्सॉर्प्शन और दूसरा पढ़ते हो केमिकल एड्सॉर्प्शन। और इनके नाम भी अलग अलग हैं बच्चों। जो आपका फिजिकल एड्सॉर्प्शन है इसको एक नाम से और जाना जाता है, जो वंडरवॉल फोर्सेस के नाम से जाना जाता है। वंडरवॉल एड्सॉर्प्शन भी इसको बोला जाता है। किसको? फिजिकल वाले को क्या बोला जाता है? वंडरवॉल एड्सॉर्प्शन। और केमिकल वाले को बोला जाता है लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन। क्या है? लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि केमिकल एड्सॉर्प्शन का दूसरा नाम क्या है या इसको क्या बोला जाता है, ठीक है। बोलो, बात समझ में आ गई? अभी हम देखेंगे इनके बीच में डिफरेंस, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिजिकल एड्सॉर्प्शन की बात करो तो ये क्या होता है? अभी बताया भाई, वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं और इसको वंडरवॉल एड्सॉर्प्शन भी बोला जाता है। केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होता है बच्चों? केमिकल बॉन्ड बनते हैं। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में सिंपल अट्रैक्शन है, कोई भी चीज आई भाई वहां पे सिंपल एक अट्रैक्शन हुई और वो वहां पे बैठ गए हैं, एड्सॉर्ब हो गए हैं। केमिकल एड्सॉर्प्शन में ऐसा नहीं होता, वहां प्रॉपर केमिकल बॉन्ड बनता है, उनके बीच में क्या बनती है? एक बॉन्डिंग बनती है, जैसे केमिकल बॉन्ड बनते हैं वैसे ही, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों? ये स्पेसिफिक नेचर का नहीं होता। कोई भी एक सरफेस है भाई, वहां पे पोर्स हैं, तो वहां पे कोई भी गैस आके एड्सॉर्ब हो सकती है, ऐसा है। ये क्या है? इट इज ए हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। यहाँ पे क्या है? ये स्पेसिफिक होगा, ऐसे ही नहीं कि कोई भी चीज आई और भाई, अब ये तो नहीं है ना कि जो बॉन्डिंग बनती है क्या वो सारे एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं? ऐसा नहीं होता ना। हम स्पेसिफिक एक नेचर होता है कि भाई ये चीज इसके साथ बॉन्ड बना सकती है और ये नहीं। तो ये हाईली क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। ये रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल कैसे? कि भाई कोई चीज यहाँ पे क्या हुई? एड्सॉर्ब हुई, हमने क्या किया? हीट कर दी और वो बाहर निकल गई, ठीक है। और ये कैसी होती है? इरिवर्सिबल नेचर की होती है। कैसी होती है? केमिकल एड्सॉर्प्शन इरिवर्सिबल, क्योंकि यहाँ तो केमिकल बॉन्ड बनता है, ये तो फिर बिल्कुल तोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये कैसा होता है? इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। और ये क्या है? गैस, जो गैस का नेचर होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे जो अभी मैंने बताया कि जो आसानी से लिक्विफाई हो जाएंगी वो जल्दी क्या हो जाएंगी? एड्सॉर्ब हो जाएंगी, ठीक है। ये भी डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे, पर वो डिपेंड करेगा कि भाई वहां पे वो केमिकल बॉन्ड बनाने वाली है कि नहीं, वो उस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, कि वहां क्या है, वो रिएक्ट करेगी कि नहीं, वो बॉन्ड बनाएगी कि नहीं, ठीक है। फिर एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है यहाँ पे क्या होती है? काफी कम होती है, पर यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन देखिए काफी ज्यादा होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो बॉन्ड बनेगा, केमिकल बॉन्ड, तो अच्छी खासी यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, आप यहाँ, क्योंकि मैंने बताया था ना अभी इफेक्ट, तब हमने पढ़े थे कि कौन कौन सी चीजें इफेक्ट करती हैं एड्सॉर्प्शन पे, कि भाई अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एड्सॉर्प्शन तो कम हो जाएगा,
क्योंकि वो गैस जो भी यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ है वो तो निकल के भाग जाएगा। तो लो टेम्परेचर चाहिए फिजिकल एब्जॉर्प्शन में, और हाई टेम्परेचर चाहिए किसमें, स्टार्टिंग में केमिकल एब्जॉर्प्शन में चाहिए। कैसे, तभी केमिकल बॉन्ड बनता है। मान लीजिए कोई चीज का बॉन्ड बना हुआ था, जैसे हम H2 का मान रहे हैं, तब वो निकल पे या प्लेटिनम में एब्जॉर्ब होती है। तो इस बॉन्ड को पहले तो ब्रेक डाउन करना पड़ता है ना बच्चों, इस बॉन्ड को पहले ब्रेक डाउन करना पड़ता है, तब जाके यहाँ पे ये क्या होगी, एब्जॉर्ब होने वाली है। तो पहले यहाँ पे टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि बाद में हम टेम्परेचर बढ़ाई रखेंगे, पर स्टार्टिंग में यहाँ पे टेम्परेचर चाहिए, पर ऐसा फिजिकल एब्जॉर्प्शन में नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए होती, केमिकल एब्जॉर्प्शन में जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो चाहिए, ठीक है। और ये क्या है, मतलब सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है, ठीक है। और सरफेस एरिया जितना ज्यादा ले लोगे उतना ज्यादा फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या है, बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी सेम है, सरफेस एरिया तो दोनों पे सेम इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। और ये चीज, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना है, ठीक है। कि ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि जो अपने पास क्या होता है केमिकल एब्जॉर्प्शन, वहां पे मल्टी मोलिकुलर लेयर बनती है कि आपके पास यूनिमोलिकुलर बनती है। तो जो केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है वहां तो मान लीजिए बॉन्ड बन गया, भाई हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ पे कोई और लेयर इकट्ठी नहीं हो सकती, यहाँ पे कोई और लेयर नहीं आ सकती। अगर ये सिर्फ पोर्स का काम होता तो यहाँ तो क्या हो जाता, भाई एक मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो गया, उसको धक्का मार के एक और आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ में आ गई ना। तो फिजिकल वाले में मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बन जाती हैं, पर ऐसा किसमें नहीं होता, केमिकल एब्जॉर्प्शन में नहीं होता। शायद आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, जिसको फ्रेंडलिक आइसोथर्म प्रोसेस भी बोला जाता है, क्या है, फ्रेंडलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहता है बच्चों, कांस्टेंट रहता है। इसमें क्या है, x/m वर्सेस प्रेशर के बीच में एक ग्राफ बनाया गया था, x/m, मास ऑफ एड्सोबेट बाय मास ऑफ एड्सोबेंट। x/m है, m/x मत कर देना, ठीक है। एग्जाम जैसे उससे याद रखो, एग्जाम, ठीक है ना, एग्जाम, ठीक है। तो मास ऑफ एड्सोबेट बाय मास ऑफ एड्सोबेंट, ठीक है। बेट समझते होगे क्या है, जो चीज आती है, और जो सरफेस है वो एड्सो क्या है, बेंट है, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है, ये होता है यहाँ पे एक आपके पास कांस्टेंट है, ये प्रेशर है, और पावर क्या है, 1/n यहाँ पे पावर रहती है। देखो मेरी बात ध्यान से समझना, ये ग्राफ देखो एक बारी आप पहले, एक मिनट। होता क्या है बच्चों, स्टार्टिंग में जो मतलब आपके पास यहाँ पे हम नॉर्मल मान रहे हैं कि भाई जो एड्सॉर्प्शन का आप फिनोमेना देख रहे हैं, और यहाँ पे प्रेशर होता क्या स्टार्टिंग में, कि स्टार्ट में अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो ना, क्या होता है स्टार्टिंग में अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो एड्सॉर्प्शन बहुत ज्यादा बढ़ती है। ऐसा ही होता है, प्रेशर बढ़ाते जाओ, प्रेशर लगाओगे तो उसमें और ज्यादा वो लेयर क्या होती जाएंगी, एड्सॉर्ब होती जाएंगी। तो स्टार्टिंग में होता है x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये प्रेशर के, ये पावर अभी तो मैंने 1/n लिखी, पर स्टार्टिंग में ये होता है ये 1 के। अच्छा, मीडियम कंडीशन में देखोगे भाई आपने बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो चुकी है, फिर ये हो जाता है 1/n के, प्रेशर की 1/n के। और एक टाइम पे फिर ये जाके बिल्कुल कांस्टेंट हो जाता है, प्रेशर कितना भी बढ़ाए जाओ ये इस एब्जॉर्प्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। फिर एक बार हम इसको लोग में, अपने पास क्या थी कि x/m था ना, और ये आपके पास और क्या था, k और p की पावर 1/n। इसको लोग में कन्वर्ट कर लेते हैं, दोनों साइड क्या कर दीजिए, लोग से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी लोग से कर दिया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं लोग x/m लिख दिया, इज इक्वल टू क्या है, लोग k हो गया, और पावर जो भी होती है वो आगे हो जाती, आगे आ जाती है, तो ये प्लस 1/n लोग p, ठीक है। फिर आप क्या लिखते हो, y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx प्लस में c, ठीक है, यही चीज होती है। तो ये तो हो गया y एक्सिस, जो कि हमने लिख दिया log x/m, और अपने पास x कौन हो गया, कहाँ गया, k तो लिखा ही नहीं है ना, log k था ना इधर, ठीक है, log k, ठीक है। अच्छा ये क्या था, mx, तो दो चीजें कहाँ पे है, आप इसको तो बना लोगे m, ये अलग उससे लिखते हैं, इसको तो बना लोगे m, और इसको क्या बना लोगे x, mx प्लस में ये क्या है, ये c है, इसको क्या बोलोगे, इंटरसेप्ट, ठीक है। ये क्या है, इंटरसेप्ट, और m क्या होता है बच्चों, स्लोप होता है। m क्या हो जाता है आपके पास, स्लोप हो जाता है, और c क्या हो जाता है, इंटरसेप्ट हो जाता है। तो ये देखो, ये इंटरसेप्ट मतलब भाई ये जगह बचेगी यहाँ पे, और ये स्लोप है, स्लोप की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 1/n। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था, फ्रेंडलिक आइसोथर्म ने क्या दिया भाई, x/m है या m/x है, तो आपको इस पे टिक करना था,
ठीक है। और यही चीज कंसंट्रेशन के लिए भी दी गई थी, ये भी यही चीज किसके लिए दी गई थी, कंसंट्रेशन के लिए भी दी गई थी। सिर्फ यहाँ पे आप डायरेक्टली हटा के मान लीजिए ये के और यहाँ पे सी 1 की पावर, ये 1 बाय मतलब सी की पावर 1/n, प्रेशर की जगह पे आप यहाँ पे कंसंट्रेशन भी ले सकते हो, चीज मतलब वही रहेगी। देखो ये यहाँ पे रहा, ठीक है। तो ये किसके लिए था, ये कंसंट्रेशन के लिए था, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे यही चीज ध्यान रखनी है। फिर एप्लीकेशन एड्सॉर्प्शन की, ये देखो वैक्यूम क्रिएट करने के लिए हेल्पफुल होता है, क्योंकि मान लीजिए जहां भी मान लीजिए एयर है उसको हमें हटाना है, तो वहां पे आप क्या रख दो, चारकोल रख दो, सारी एयर को क्या कर लेगा या गैसेस को क्या कर लेगा, एड्सॉर्ब कर लेगा। जो गैस मास्क होते हैं उनके भी मतलब जो भी माइंस में लोग काम करते हैं वो भी मास्क यूज करते हैं, वहां पे क्या होता है, एड्सोर्बेंट होता है उनके मास्क में, तो गैसेस वहां क्या हो जाती है, एड्सॉर्ब हो जाती हैं। ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए जैसे हमने बताया था सिलिका और एल्यूमिनियम की जेल यूज की जाती है, जिससे ह्यूमिडिटी क्या है, एड्सॉर्ब हो जाती है। ऐसे ही यहाँ से रिमूव किया जाता है किसको, जो कलरिंग मैटर होता है, एनिमल चारकोल उसमें यूज किया जाता है बच्चों, क्या है, एनिमल चारकोल यूज किया जाता है। सेम चीज मतलब जो कैटलिस्ट में भी यूज की जाती है, कौन यूज किए जाते हैं अपने पास, जो एड्सोर्बेंट एड्सॉर्प्शन का जो फिनोमेना है वो, ठीक है। फिर आपके पास जो इनर्ट गैसेस हैं उसको सेपरेट करने के लिए भी मतलब एड्सॉर्प्शन फिनोमेना का यूज किया जाता है। देखो चारकोल का यूज किया जाएगा किसको, जो आपके पास नोबल गैसेस होती हैं उसको रिमूव करने के लिए। यही डिजीज के लिए भी यूज किया जाता है, मतलब दवाइयों के लिए, ये आगे हम पढ़ेंगे। फ्रोथ फ्लोटेशन के लिए भी आपने ये जो कौन से वाला अपना चैप्टर है, 6 चैप्टर है ना, और वाला जो चैप्टर है वहां पे आता है ये, कि सल्फाइड जो और होती है हमारे पास, जो क्या होती है, सल्फाइड और होती है, उसमें से इम्प्योरिटी हटाने के लिए, ठीक है। और उसमें क्या होती है भाई, सिलिका होती है और बहुत सारा अर्दी मटेरियल होता है, तो उसमें क्या डाला जाता है, जो आपके पास एजेंट डाले जाते हैं फ्रोथ और वो बनाने के लिए, ताकि वो ऊपर भाई अलग से ऐसे ऐसे तैरते हुए आ जाए, तो वहां पे पाइन ऑयल और फ्रोथिंग एजेंट डाले जाते हैं, ठीक है। फिर क्या है, एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर है, जिसमें आपके पास मतलब जो सिल्वर हैलाइड है, जिससे हमें ये पता लगे कि भाई यहाँ पे एड्सॉर्प्शन हो रही है, ये सारी चीजें। सेम क्रोमेटोग्राफी तो होता ही एड्सॉर्प्शन के ऊपर डिपेंड है, कि जो ज्यादा कलर मतलब एड्सॉर्ब हो जाएगा भाई वो जल्दी सेपरेट हो जाएगा, उस फिनोमिना पे काम होता है, ठीक है। फिर है जो कैटलिस्ट है, वो एक बार चीज हमें देखनी है, कैटलिस्ट में आपको एक प्रमोटर पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, ये ध्यान रखेंगे। प्रमोटर और पॉइजन, प्रमोटर जो प्रोसेस को क्या करे, प्रमोट करे, पॉइजन जो उस प्रोसेस को क्या करे, स्लो करे। और कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट भाई ऐसा प्रोसेस है, मतलब प्रोसेस बोल रहे हैं कि एक ऐसी आप एजेंट बोल सकते हो जो रिएक्शन में मतलब फाइनल प्रोडक्ट में आपको दिखाई नहीं पड़ता, और ये रिएक्शन का रेट मतलब स्लो भी करा सकता है और फास्ट भी करा सकता है, ठीक है। तभी प्रमोटर भी हो सकता है और क्या हो सकता है, पॉइजन भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी काम कर सकता है, वो डिपेंड करता है कि हम क्या करवा रहे हैं उससे, ठीक है। फिर आप देखो ये जो N2H2 यहाँ पे क्या यूज हो रहा है हमारे पास, Fe और MO, यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, ये कैटलिस्ट, और तब अमोनिया बनने का जो प्रोसेस होता है उसको आप क्या बोलते हो, इसको बोलते हैं हम हैबर प्रोसेस। फिर है होमोजीनियस कैटलिस्ट और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस कैटलिस्ट क्या होता है भाई, मान लीजिए आपकी रिएक्शन जो है वो सारी उसमें गैस के मॉलिक्यूल हैं, कैसे हैं, गैस के मॉलिक्यूल, तो जो हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं वो भी कैसा हो, गैशियस, तो उसको आप क्या बोल देते हो, होमोजीनियस, मतलब कैटेलाइज्ड रिएक्शन हो जाएगी। हेट्रोजीनियस में क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस में मान लीजिए आपके सारे जो रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल हैं वो तो कैसे हैं, वो तो भाई है सॉलिड में, पर जो आपका कैटलिस्ट है वो किस फॉर्म में निकल आया, लिक्विड फॉर्म में, तो आप क्या बोल देते हो भाई, ये है हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट रिएक्शन है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी आपको। फिर अगर आप देखो भाई यहाँ पे जैसे Fe है, ये हैबर प्रोसेस में यूज किया जा रहा है एज ए कैटलिस्ट के रूप में, अभी हम देखेंगे और भी, ठीक है। एक मिनट बच्चों। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि CO प्लस में H2, ठीक है, यहाँ से क्या बन रहा है, एल्कोहल बन रहा है, तो इस रिएक्शन में क्या यूज किया जा रहा है, इसको मिस कर दिया था, इसको मतलब क्वेश्चन मार्क कर दिया था, और बताओ भाई क्या यूज किया जा रहा है, किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 गैस से क्या बन रहा है, एल्कोहल बन रहा है, तो यूज क्या किया जा रहा है, कॉपर, जिंक का ऑक्साइड और क्रोमियम का ऑक्साइड, ठीक है ना। बात समझ में आ गई होगी, Cr2O3, तो ये यूज किए जा रहे हैं किसमें, कि CO प्लस H2 से क्या बना दिया हमने, एल्कोहल, और अगर CO प्लस H2 से हमने क्या बना दिया, एल्डिहाइड, तो वहां पे क्या यूज हो रहा है, कॉपर यूज हो रहा है, सिर्फ कॉपर।
और अल्कोहल बनता है तो वहां पे एक्स्ट्रा चीज यूज हो रही है, जिसमें आपने जिंक ऑक्साइड भी इन्वॉल्व हो गया, और साथ में यहाँ पे क्या इन्वॉल्व हो गया, जो क्रोमियम का ऑक्साइड है वो भी यहाँ पे क्या हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है। फिर आपसे पूछे जाते हैं भाई शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट क्या होते हैं, जिसमें एग्जाम्पल किसका है, जियोलाइट का, जो एल्यूमिनियम और सिलिका का मतलब एक टाइप से ऑक्साइड होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि भाई ये शेप के ऊपर डिपेंड करता है कि मान लीजिए ये आप जियोलाइट मान रहे हो भाई, और इसमें इस तरीके के इतनी शेप, मतलब इसमें जगह है। शेप सेलेक्टिव मतलब कि भाई इतने ही साइज का मॉलिक्यूल यहाँ पे एडजस्ट हो सकता है, इससे बड़े साइज का यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल नहीं आ सकता, तो इसको जियोलाइट किसका एग्जाम्पल हो जाता है, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट का आप इसको एग्जाम्पल बोलते हो। और जो अल्कोहल से हाइड्रोकार्बन बनाने का जो प्रोसेस होता है, मतलब अल्कोहल से आप पेट्रोल बना लें, ये डीजल बना ले, इस प्रोसेस में जो जियोलाइट शेप सेलेक्टिव का कौन सा GSM-5 यूज किया जाता है, GSM-5 यूज यहाँ पे किया जाता है। बात समझ में आ गई होगी। इसमें जियोलाइट सेलेक्टिव मॉलिक्यूलर इसको 5 बोलते हैं, ठीक है। ये GSM-5 जो कि ये काम करता है अल्कोहल टू हाइड्रोकार्बन, मतलब ये कन्वर्ट ऐसे करता है, ठीक है। फिर बात आती है एंजाइम्स की। बच्चों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई केन शुगर है, केन शुगर से ग्लूकोज बनाना, यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है, इन्वर्टेज, ठीक है। ग्लूकोज से अल्कोहल बनाना, ये क्वेश्चन था अपने पेपर में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्लूकोज से अल्कोहल बनाने में कौन सा एंजाइम यूज होता है, तो कौन सा होता है, जाइमेज यूज होता है। कौन सा, जाइमेज। मैक्सिमम बच्चे वहां पे इन्वर्टेज कराए, तो ग्लूकोज से अल्कोहल बनानी है, जाइमेज, ठीक है, बोलो। फिर है आपके पास स्टार्च से आपको क्या बनाना है, माल्टोज। स्टार्च से क्या बनाना है, माल्टोज, तो यहाँ पे डाइटेज यूज होता है। और माल्टोज से अगर आपको ग्लूकोज बनाना है तो यहाँ पे माल्टेज यूज होता है। माल्टोज से ग्लूकोज, माल्टेज। स्टार्च से, इसको स्टार्च बोलते हैं, इसको मतलब केन शुगर बोल सकते हो आप, या फिर आप ये अपना स्टार्च जो बोल रहे हैं, ठीक है ना। और इससे क्या बनेगा, फिर अपने पास ये इन्वर्टेज हो जाएगी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देगी। जाइमेज जो कि ग्लूकोज से क्या बन जाती है, अल्कोहल बन जाती है, वहां जाइमेज बनता है। और आपके पास क्या है, यूरिया से अगर आप अमोनिया बना रहे हैं तो यूरेज एंजाइम वहां पे यूज किया जाता है। कौन सा एंजाइम, यूरेज एंजाइम यूज किया जाता है, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा कि जो मतलब दूध को दही में कन्वर्ट करता है, वहां लैक्टोबैसिलस अपन यूज करते हैं, ठीक है। और एक साथ ये पूरा ये आपको दे ही रखी है, ठीक है, यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये अपना जो पेप्सिन होता है, सबको पता होगा ना, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में मतलब कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। पेप्सिन स्टमक में पढ़ा है ना आपने, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर बता देते हैं भाई एंजाइम क्या करता है। एक तो हाईली एफिशिएंट होता है, रिएक्शन मतलब फास्ट करा देता है, स्लो जैसा हमें चाहिए उस तरीके से काम कर लेता है। हाईली एक्टिव हो जाता है किस पे, एक फिक्स टेम्परेचर पे, क्योंकि जो एंजाइम होते हैं वो भी एक फिक्स टेम्परेचर पे काम करते हैं बच्चों। बहुत हाई टेम्परेचर लोगे क्योंकि ये भी तो प्रोटीन है ना, टूट जाएंगे। और वही एक ऑप्टिमम पीएच पे भी काम करते हैं, इनकी फिक्स पीएच होती है। जैसे आप जो अपने स्टमक में जो प्रोटीन जो एंजाइम काम करते हैं वो सिर्फ एसिडिक मीडियम में काम करते हैं, और जो एंजाइम हमारे इंटेस्टाइन में काम करते हैं वो भी स्पेसिफिक, वो बेसिक पीएच पे काम करते हैं। तो पीएच इनके लिए मेन रोल होता है। फिर क्या है कि मतलब इनके साथ अगर को एंजाइम और डाल दिया जाए जो इनकी एक्टिविटी क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बोले जाते हैं एंजाइम, ठीक है। क्या बोले जाते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बोले जाते हैं। कौन कौन से मेटल जो एक्टिवेटर के रूप में यूज किए जाते हैं, एक तो सोडियम, मैंगनीज, कोबाल्ट और कॉपर, ठीक है। ये 4 मेटल जो हैं एक्टिवेटर के रूप में क्या है, यूज किए जाते हैं। फिर इनिबिटर कुछ यूज किए जाएंगे, ठीक है, जो रिएक्शन को क्या कर दें, स्लो डाउन कर दें, ठीक है। ये आपको नहीं पढ़ना। और यहाँ से भी आपको कोई खास मतलब इम्पोर्टेंट है नहीं शायद, पर अभी 1 मिनट देखते हैं। चलो, अगर आप हैबर प्रोसेस में बात करते हैं बच्चों, हैबर प्रोसेस क्या होता है, N2H2 मतलब अमोनिया बनती है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हैबर प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ पे जो मोलिब्डेनम होता है बच्चों, यहाँ लिख देते हैं, जो मोलिब्डेनम होता है वो एज अ प्रमोटर यूज होता है क्या होता है, एज अ प्रमोटर यूज होता है। और यहाँ पे आयरन एज ए कैटलिस्ट यूज होता है। आयरन क्या होता है, आयरन एज ए कैटलिस्ट यूज होता है, मोलिब्डेनम एज प्रमोटर यूज होता है।
फिर आपको पता होना चाहिए कि जो ओसवाल्ड प्रोसेस होता है, कौन सा? ओसवाल्ड प्रोसेस, जहाँ पे नाइट्रिक एसिड HNO3 को बनाया जाता है। क्या है? HNO3 को बनाया जाता है। यहाँ पे प्लेटिनम यूज किया जाता है। एब्सटोज का मतलब होता है बच्चों एक फाइब्रस सब्सटेंस होता है जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है ना? तो ये यहाँ पे यूज किया जाएगा। फिर कॉन्टेक्ट प्रोसेस है। कॉन्टेक्ट प्रोसेस में H2SO4 को बनाया जाता है। किसको? कॉन्टेक्ट प्रोसेस में H2SO4 का बनाया जाएगा। ओसवाल्ड प्रोसेस HNO3 के लिए होता है। हैबर प्रोसेस अमोनिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए किया जाता है। कॉन्टेक्ट प्रोसेस में किसको यूज किया जाता है? V2O5 को, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को यूज किया जाता है। प्लेटिनम एब्सटोज जो मैंने अभी बताया टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम करने वाला है। ठीक है। फिर एक होता है बच्चों बोस्ट प्रोसेस। क्या होता है? यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ है नहीं। क्या है? बोस्ट प्रोसेस। इसमें क्या किया जाता है बच्चों? इसमें जो आपके पास मतलब जो CO2 होती है ना, ठीक है, और H2 मतलब H2 गैस का ये मेन प्रोसेस है। किसको? H2 गैस को, हाइड्रोजन को बनाने के लिए ये मेन प्रोसेस है। इसमें क्या यूज किया जाता है? एक तो वाटर गैस। कैसे? CO प्लस में H2। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो? वाटर गैस बोलते हो। और यहाँ पे पानी के साथ रिएक्शन की जाती है। और यहाँ पे कैटलिस्ट के रूप में आयरन का ऑक्साइड Fe2O3 यूज किया जाता है। और प्रमोटर के रूप में क्रोमियम का ऑक्साइड यूज किया जाता है। ये प्रमोटर है। और ये कैसा है? आयरन जो है वो एज ए कैटलिस्ट है। और यहाँ से फिर हाइड्रोजन निकलती है। बोस्ट प्रोसेस आप इसको बोलते हो। फिर है डेक्कन प्रोसेस। क्या है? डेक्कन प्रोसेस। ढक्कन प्रोसेस नहीं, डेक्कन प्रोसेस आप इसको बोलते हो। डेक्कन प्रोसेस में क्लोरीन बनाई जाती है बच्चों। कौन बनाई जाती है? क्लोरीन बनाई जाती है। किस चीज का यूज करके? अब वो देखो, वो बनाई जाती है HCl और उसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं। HCl प्लस में O2। ठीक है, क्या बन जाएगा यहाँ पे? Cl2। और यहाँ पे यूज की जाती है बच्चों CuCl2 की प्रेजेंस में। किसको? CuCl2 की प्रेजेंस में ये किया जाता है। ठीक है, बोलो समझ में आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, ये आपको ध्यान रखनी है। फिर आपके पास है क्लासिफिकेशन, जिसको मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं, आपने देखा होगा, आप ट्रू सॉल्यूशन पढ़ते हैं, कोलोइडल पढ़ते हैं, और एक आप क्या पढ़ते हैं? सस्पेंशन पढ़ते हैं। ट्रू सॉल्यूशन जो बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, कोलोइडल जो बीच की रेंज के पार्टिकल होते हैं, और सस्पेंशन जो कि काफी बड़े होते हैं। अच्छा, ये छोटे बड़े जो 1 नैनोमीटर से कम साइज का होता है, किससे? 1 नैनोमीटर से कम साइज का होता है, उसको तो आप क्या बोलते हो बच्चों? होमो मतलब होमोजीनियस बोल रहे हैं, ट्रू सॉल्यूशन बोलते हो। 1 नैनोमीटर से कम साइज हो तो ट्रू सॉल्यूशन। 1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर हो, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर हो तो ये होता है कोलोइडल। और इससे भी ऊपर चला गया तो सस्पेंशन। ध्यान रखना है। ठीक है ना? बात समझ में आ गई। ट्रू सॉल्यूशन होते हैं होमोजीनियस, और कोलोइडल कैसे होते हैं? हेट्रोजीनियस। और सस्पेंशन भी कैसा होता है? हेट्रोजीनियस। और जो ट्रू सॉल्यूशन होता है बच्चों, ये क्या होता है? एक तो ये ट्रांसपेरेंट होता है, पार्टिकल इसके दिखाई नहीं देते। ये कभी सेटल भी नहीं होता। क्या है? कभी सेटल नहीं होता। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जो अपना नींबू पानी अपन बनाते हैं, मतलब पानी में चीनी जो डालते हैं, वो एक ट्रू सॉल्यूशन है। ठीक है। अब ये ना तो क्या है, फिल्टर पेपर से मतलब फिल्टर पेपर से ये क्या हो जाता है? पास हो जाता है। और एनिमल मेम्ब्रेन से भी पास हो जाता है। जो नॉर्मल फिल्टर पेपर है ना, उससे भी अपना जो नींबू पानी है उसको अगर हम फिल्टर पेपर से छानेंगे तो छन जाएगा। सेम एनिमल मेम्ब्रेन से भी वो पास आउट हो जाएगा। एनिमल मेम्ब्रेन मतलब जैसे अपनी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, हम भी तो एनिमल में ही आते हैं ना, तो वो मेम्ब्रेन, उससे भी वो पास हो जाता है। कोलोइडल क्या होता है? कोलोइडल का थोड़ा सा साइज बड़ा होता है, तो वो फिल्टर पेपर से तो पास आउट हो जाता है, पर एनिमल मेम्ब्रेन से पास वो नहीं होता है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई होगी। ये टेबल बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे गए हैं तभी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक है डिस्पर्स्ड फेस और एक है डिस्पर्स्ड मीडियम। खुद ही आप मीडियम से ध्यान रख सकते हैं, मतलब ये एज अ सॉल्वेंट के जैसे ये टर्म है, जैसे सॉल्वेंट होता है ना वैसे। और डिस्पर्स्ड फेस का मतलब है जैसे हम सोल्यूट को बोलते हैं। ठीक है, डिस्पर्स्ड मीडियम जैसे सॉल्वेंट होता है और ये सोल्यूट। अब देखो ये कैसे आपको टेबल बनानी है, पहले एक जगह पे लिख लीजिए सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। और गैस कभी कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं बनाती, क्योंकि गैस और गैस के पार्टिकल की रेंज बच्चों किस में आ जाती है? ट्रू सॉल्यूशन में आ जाती है। इसी वजह से गैस इन गैस जो होता है वो कोलोइडल रेंज में पार्टिकल आता ही नहीं, तो हम बना कैसे देंगे? ठीक है, तो तब आप क्या है, मीडियम आपके पास सॉलिड है। फिर यहाँ पे देखो क्या रखोगे, मैंने यहाँ पे लिख दिया सॉलिड लिक्विड गैस। आप यहाँ पे तीनों क्या लिख दोगे? पहले सॉलिड, फिर तीनों लिख दोगे लिक्विड, फिर यहाँ पे दो लिख दोगे गैस। ठीक है,
सॉलिड में सॉलिड अगर मिलाया जाता है, सॉलिड में सॉलिड, वो सॉलिड की सोल हो गया। सोल पता है ना, आप आत्मा को कहते हो। सॉलिड में सॉलिड मिला दिया गया तो वो क्या बन गई, सॉलिड सोल बन गया। ठीक है। अच्छा, उसमें एग्जाम्पल क्या आते हैं भाई, जो आपके पास जेम स्टोन वो पहने नहीं जाते, वो जो अंगूठियां जो होती है ना, समझ गए होगे आप, तो वो किसका एग्जाम्पल है, सॉलिड सोल का। फिर आपके पास है अगर लिक्विड में सॉलिड मिला दिया जाए, आप सोचो लिक्विड में अगर सॉलिड मिलाया जाता है तो उसको सोल बोला जाता है। देखो पहले था सॉलिड सोल, फिर बच गया सिर्फ सोल, और क्या मिलाया गया, लिक्विड में सॉलिड, लिक्विड ज्यादा है उसमें कुछ सॉलिड मिलाया गया, उसका एग्जाम्पल क्या है, पेंट जैसे है, या सेल में जो फ्लूइड होता है, वो अपनी जो सेल्स होती है ना, अपना ब्लड है उसमें, और उसमें कुछ कुछ सॉलिड चीजें गिरी हुई हैं, तो वो किसका एग्जाम्पल है, सोल का। फिर है गैस में सॉलिड, गैस के अंदर गैस ज्यादा है, तब भी गैस कुछ भी होगी ना बच्चों, चाहे मीडियम हो चाहे फेज हो, वो एरोसोल बन जाता है। क्या है, एरोसोल, एयर की सोल बन जाता है। तब भी एयर होगी, जैसे ये गैस है, देखो यहाँ भी गैस है और यहाँ लिक्विड है, तब भी एरोसोल बना, और यहाँ भी क्या बना, एरोसोल। पर अभी हम मान रहे हैं कि गैस में सॉलिड हो। गैस में सॉलिड आपने देखा होगा कि जो डस्ट है हवा में, तब सॉलिड पार्टिकल हो जाते हैं, या फिर स्मोक है, स्मोक और डस्ट, ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ा तब हमने पढ़ा था। फिर है कि सॉलिड में लिक्विड, सॉलिड के अंदर आपने क्या मिला दिया, लिक्विड मिला दिया, उसको जेल बोलते हैं। सॉलिड में लिक्विड मिला देना, वो क्या हो जाता है, जेल, जो लगाते हैं ना वो बालों में, तो वो सॉलिड सा होता है और कुछ कुछ उसमें लिक्विड फील होता है, तो वो क्या हो जाएगा, क्योंकि जेल होता है सॉलिड और लिक्विड के बीच का, ऐसे ही होता है ना, ना तो सॉलिड लगता है ना तो वो लिक्विड लगता है, तो सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर होता है। उसमें एग्जांपल कौन आ गया, चीज आ गया, बटर और जेलीज, चीज बटर और जेलीज ये किसका है, ये जेल के एग्जांपल हैं। फिर लिक्विड इन लिक्विड, उसको इमल्शन बोला जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका एग्जाम्पल क्या है, पूछा ये गया था भाई हेयर क्रीम है, हेयर क्रीम है, ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये इमल्शन का एग्जाम्पल है, लिक्विड इन लिक्विड। हेयर क्रीम जो होती है लिक्विड इन लिक्विड होती है, इमल्शन का एग्जाम्पल है। और सेम अपना जो मिल्क है, क्योंकि अपना यही कहते हैं ना भाई, भाई इस साबुन नहीं, अपना जो क्रीम है इसमें दूध है, इसमें फलाना है, तो दूध और ये क्रीम, हेयर क्रीम, ये किसके एग्जाम्पल है, इमल्शन के हैं दोनों। फिर गैस में लिक्विड, गैस के अंदर क्या है बच्चों, लिक्विड है, तो इसको एरोसोल, तो ये तो याद हो ही गया होगा। तो गैस में लिक्विड आपको कहाँ कहाँ दिखाई देता है, एक तो बादल में गैस है ना, और उसके अंदर पानी, ठीक है, और जो स्प्रे होते हैं इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो मारे जाते हैं, ये भी क्या है, ये सारे एरोसोल के एग्जाम्पल है। गैस में क्या होती है, लिक्विड होती है। और फिर आपके पास ये मिस्ट हो गया, फोग हो गया, ये इसी के एग्जाम्पल हैं। फिर सॉलिड में गैस, सॉलिड में गैस वही सॉलिड सोल हो जाएगा, इसको भी बोलेंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सॉलिड में गैस, ये प्यूमिस स्टोन, फोम रबर, ये प्यूमिस स्टोन आपने देखे होंगे, ये जो आपने देखे होंगे ना, पहले वो पैर साफ करने के जो आते थे, मतलब अभी नए स्टाइल में आए हैं आजकल, ठीक है, तो वो कुछ ऐसा ऐसा आपको एक सॉफ्ट सा वो दिखाई पड़ेगा, उसमें बहुत सारे क्या है, उसमें स्पेस सा है। तो सॉलिड में क्या है, गैस, सॉलिड सोल, जिसमें प्यूमिस स्टोन, फोम, रबर, ठीक है, ये मिलेगा आपको। और लिक्विड में गैस, लिक्विड के अंदर बच्चों गैस, उसको फोम बोला जाता है, ठीक है ना। फोम से क्या बन गया, फ्रोथ बन गया, विप्ड क्रीम बन गया, और सोप लेदर बन गया, ठीक है ना। जो सोप होता है आपने देखा होगा ना, लिक्विड सा वो होता है, बबल जो आपको दिखाई पड़ता है कुछ, उसमें गैस होती है अंदर, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाता है, फोम का एग्जाम्पल हो जाता है। ये आपको जो टेबल है वो बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, यहाँ से पूछा जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर ये भी इंपॉर्टेंट है, लायोफिलिक और लायोफोबिक। लायोफिलिक का मतलब क्या है, देखो नाम से ही वो बता रहा है भाई मैं लायोफिलिक हूँ। फिलिक का मतलब होता है कि भाई लविंग, जिसमें आप उस सॉल्वेंट में उसको मिलाने वाले हो ना, जिस भी सॉल्वेंट में, वो उसमें बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा, कोलोइड, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा, और एक कोलोइडल रेंज में पार्टिकल आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप किसकी बात करते हैं, लायोफिलिक की, इसको आप इंट्रिंसिक कोलोइड भी बोलते हो, क्या बोलते हो बच्चों, इंट्रिंसिक कोलोइड भी बोलते हो, ठीक है ना। और ये बहुत आसानी से बन जाता है, आपने क्या लिया, डिस्पर्स्ड फेज लिया, डिस्पर्स्ड मीडियम लिया, और यहाँ पे कोलोइडल बहुत जल्दी से बन जाता है। इसमें मेनली आपको, मतलब अगर आप देखें तो जो अपने पास ये कौन सी होती है, आप क्या बोलते हैं उसको, अपना स्टार्च हो गया, गम हो गया, जेलेटिन हो गया, रबर हो गया, ये लायोफिलिक के एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। लायोफिलिक मतलब स्टार्च को अगर आप पानी में मिला दोगे, ठीक है, आपने डिस्पर्स्ड फेज लिया, डिस्पर्स मीडियम में डाल दिया, मतलब पानी में, तो ये फटाफट किस रेंज में आ जाएंगे, कोलोइडल रेंज में आ जाएंगे, मतलब इसको बनाना बहुत आसान है, ठीक है। पर लायोफोबिक की बात करो ना, पहले ही बोल रहा है डर,
ये इतनी आराम से नहीं बनते, और बनते हैं तो स्टेबल नहीं होते, फटाफट इनका प्रेसिपिटेशन हो जाता है, मतलब ये स्टेबल नहीं होंगे, और ये रिवर्सिबल सोल बोला जाता है, और इसको क्या बोला जाता है, इरिवर्सिबल बोला जाता है। ठीक है, या तो ये डैमेज ही हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है, पर वो दोबारा से मतलब कन्वर्ट नहीं होंगे। अगर इसमें क्या है, जैसे स्टार्च मैंने पानी में डाला, इसको वापस से मैं हीट कर दूं, पानी उड़ जाएगा, और मेरे पास सिर्फ क्या बच जाएगा, यहाँ पे स्टार्च बच जाएगा। ठीक है ना। ये क्या होते हैं बच्चों, लायोफिलिक स्टेबल होते हैं, लायोफोबिक क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ये बता दिया रिवर्सिबल हैं, ये कैसे हैं, इरिवर्सिबल नेचर के हैं। ठीक है ना। और अगर आप बात करें कि भाई ये स्टार्च और गम प्रोटीन उससे बनते हैं, और ये नॉन मेटल से बनते हैं, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड मिलेंगे ना आपको, वो लायोफोबिक कोलाइड कहलाते हैं। ठीक है। इसमें जो विस्कोसिटी होती है, इसमें जो विस्कोसिटी रहेगी बच्चों, वो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तब भी क्या बन जाता है, लायोफिलिक कोलॉइड बन जाता है, तो विस्कोसिटी बढ़ जाती है। यहाँ पे सेम रहती है। ठीक है। यहाँ पे सरफेस टेंशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यहाँ पे सेम रहती है, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ के, यहाँ प्रेसिपिटेशन बहुत आराम से हो जाती है, मतलब ये इसको डिस्टर्ब कर देता है, बिल्कुल ही वो बनने नहीं देता। ठीक है। मतलब कोई भी, आप मान लीजिए आपके पास कोलोइड बन गया, उसमें आपने कोई दूसरा यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया ना, वो फटाफट प्रेसिपिटेट हो जाएगा, मतलब स्टेबिलिटी नहीं है। लायोफिलिक क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। फिर आपके पास है आप जो पार्टिकल के बेसिस पे, साइज के बेसिस पे, एक होता है मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड। कैसा है, मल्टी मोलिकुलर, कि मॉलिक्यूल आप बहुत सारे एग्रीगेट कर लें, जैसे भाई P4 आप देखते हैं, S8 आप देख रहे हैं भाई। अगर सिर्फ सल्फर होता तो ये कोलॉइड रेंज में नहीं आता। आप इसमें नंबर ऑफ क्या है एटम जोड़ लें, जैसे आपने S8 बना लिया, तो ये किस रेंज में आ गया, आपके मल्टी मोलिकुलर। मल्टी मोलिकुलर, मल्टी ले लिए ना आपने, ज्यादा मोलिक्यूल ले लिए, तो वो कोलॉइड रेंज में आता है। ठीक है। फिर है मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड, जो पहले ही बहुत बड़े साइज के हों, जिसमें अपना प्रोटीन्स हो गए, सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, तो ये है मैक्रोमोलिक्यूल, इनका मास बहुत ज्यादा है, ये पहले से ही बहुत बड़े हैं, ये कोलॉइडल रेंज में आ जाते हैं, जैसे आप इनको सॉल्यूशन में मिला देते हो। ठीक है। फिर एसोसिएटेड कोलॉइड, जिसमें आप किसका है, जो अपने मिसल फॉर्मेशन है उसका एग्जाम्पल लेते हैं। एसोसिएटेड कोलॉइड, देखो अगर आपने डिटर्जेंट लिया, पानी में मिला दिया, अगर अमाउंट बहुत कम आपने ली, मान लीजिए पानी है, आपने डिटर्जेंट मिलाया, तो अगर कंसंट्रेशन बहुत कम ली, तो वो सिर्फ एक इलेक्ट्रोलाइट के जैसे बिहेव करने वाला है, कम कंसंट्रेशन पे, तो वो सिर्फ कैसे बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोलाइट की जैसे। अगर आप पूरी प्रॉपर अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट डालोगे, तो वहां पे एसोसिएटेड कोलॉइड बनेंगे। ठीक है। मिसल क्या होता है, देखो आपने देखा होगा भाई, आप तब सफाई करते हो भाई, आप कपड़े धो रहे हो, ये आपने 10th में ही पढ़ा था कि भाई यहाँ पे डस्ट लग गया। ठीक है। फिर होता क्या है कि भाई यहाँ पे जो आर पार्ट होता है और यहाँ पे आयनिक पार्ट होता है, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा कि भाई इसको ऐसे कवर कर लेगा, इस डस्ट को। ठीक है। ऐसे ही होता है, यहाँ पे अपना कौन सा पार्ट रहता है, जो आयनिक पार्ट है, और यहाँ पे ये जो आर पार्ट है, टेल, ये आर ही ग्रुप तो है बच्चों, आप अपनी केमिस्ट्री में नहीं बनाते भाई, ये CH3, ये CH2, ये CH3, तो ये आर पार्ट है और ये आयनिक पार्ट है, ये मिसल है। ये एक प्रॉपर कंसंट्रेशन पे बनती है, ये नहीं कि थोड़ी सी भी कंसंट्रेट ले लो तो आपके कपड़े धुल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है। ये मिसल बना है, और ये एसोसिएटेड कोलॉइड है, और ये स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ये प्रोसेस होता है, बहुत ठंडे में कपड़े नहीं धुलने वाले, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा। तो जिस टेम्परेचर पे मिसल बनती है उसको क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर। और जिस कंसंट्रेशन के लेने के बाद वो मिसल बना है, उसको क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन बोलते हैं, CMC। ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। ये जो चीज बनी हुई है, ठीक है। और कम कंसंट्रेशन लेने वाले हो, तो फिर वहां पे आपको सिर्फ वो इलेक्ट्रोलाइट के जैसे बनेगा। कोलोइड कैसे बनाया जा सकता है, केमिकल मेथड से, या तो आप डबल डिकम्पोजिशन कर सकते हो बच्चों, क्या कर सकते हो, डबल डिकम्पोजिशन, या ऑक्सीडेशन कर सकते हो, या रिडक्शन, या हाइड्रोलिसिस। ठीक है। पूछा नहीं गया है, आपको ध्यान रखना है तो आप रखो। देखो ये तो ध्यान रखोगे, ऑक्सीडेशन कर दो किसी चीज की, रिडक्शन कर दो, या फिर पानी में डाल के उसकी हाइड्रोलिसिस कर दो, उसको तोड़ दो मतलब। ठीक है। जैसे ये FeCl3 है, पानी में डाला, क्या बन गया, FeOH, ये सोल बन जाएगा, मतलब कोलोइडल रेंज में आ जाएगा। या फिर डबल डिकम्पोजिशन, तोड़ दो, तोड़ी तो नहीं, मान लीजिए जो बड़ा पार्टिकल है उसको छोटे में तोड़ दो, वो किस में बन जाएगा, फिर कोलोइड में आ जाएगा। फिर है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड, जिसको ब्रेडिग आर्क मेथड भी बोलते हैं। ठीक है। देखो कैसे दिखाई पड़ता है, आपने क्या लिया कि भाई यहाँ मेटल की रोड लगा दी, मान लीजिए ये आयरन लगा दिया, क्या लगा दिया, आयरन की रोड है, बहुत हाई टेम्परेचर यहाँ पे दे दिया, तो आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल भाई यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। अब मान लीजिए
बहुत छोटे बन गए तब भी दिक्कत है, क्योंकि मेरे को तो कोलॉइड रेंज में चाहिए ना, किसमें कोलॉइड बन जाए इतनी रेंज में। तो भाई यहाँ पे बर्फ भी लगा रखी है, ये क्या है, आइस लगा रखी है, कि जैसे ये बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे आके मान लीजिए वेपर फॉर्म में ये इसने बना दिया यहाँ पे, तो इस आइस की वजह से क्या हो जाएंगे, ठंडे हो गए, थोड़े से कंडेंस हो जाएंगे और कोलॉइड फॉर्म में आ जाएंगे। इसी को ब्रेडिक्ट आर्क मेथड बोलते हैं। फिर क्या है, पेप्टाइजेशन, आप कोलॉइड बना रहे हो। पेप्टाइजेशन में क्या है, आपके पास कोई पीपीटी बना हुआ है बच्चों, पहले से ही आपके पास क्या है, पीपीटी। आप उसमें क्या करो, एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डाल दो जो कि उसको किस फॉर्म में ले जाए, कोलोइडल रेंज में ले जाए। ठीक है, जैसे अभी आप FeCl3 की बात कर रहे हो, भाई ये प्रेसिपिटेट थे, हमने उसमें एक पेप्टाइजिंग एजेंट, आप इसमें कुछ भी डाल दीजिए, NaOH डाल दीजिए, कुछ भी, तो वो उसको FeOH थ्राइस मतलब वो किस में ले जाएगा, इसको एक स्पेसिफिक कोलोइडल रेंज में ले जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन बोलते हैं। फिर है प्योरिफिकेशन, कैसे की जाती है, किस चीज की, कोलोइड की। डायलिसिस के थ्रू की जाती है। डायलिसिस आपने देखा होगा ना भाई, अपनी किसी किडनी खराब हो जाती है तो उसका डायलिसिस किया जाता है। ठीक है, अपनी उसमें दो पार्टिकल होंगे, एक क्रिस्टलोइड होगा और एक कोलोइड होगा बच्चों। क्या है, एक क्रिस्टलोइड होगा, एक कोलोइड होगा। अब देखो आप क्या करते हो भाई, हमारी बॉडी में एनिमल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। कोलोइड जो है, कोलोइड जो होने वाला है, वो तो मेम्ब्रेन से बाहर निकल नहीं सकता, वो तो मेम्ब्रेन से बाहर निकलेगा नहीं। तो अब क्या किया जाता है कि यहाँ से क्रिस्टलोइड बाहर निकालना है, जो इससे छोटे पार्टिकल साइज होते हैं और वो इम्प्योरिटीज होती हैं। वो क्या होती हैं बच्चों, इम्प्योरिटीज होती हैं। जैसे भाई यूरिया हो गया, ज्यादा अमीनो एसिड हो गए, ठीक है ना, तो उनको बाहर निकालना होता है, वो क्रिस्टलोइड होते हैं। और अपनी जो आरबीसी हो गई, ये सब कुछ हो गया, वो कोलोइड है। वो क्या है, कोलोइड होते हैं। इस चीज को इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किया जाता है। हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे लगा देते हैं, और जो क्रिस्टलोइड है वो तो उसके थ्रू क्या हो जाएंगे, वो बाहर निकल जाएंगे। अब ये सारा कंसंट्रेशन पे ये काम चलता है। हमने यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे क्या ले लिया, एक सॉल्वेंट ले लिया, ठीक है। यहाँ पे क्रिस्टलोइड की कंसंट्रेशन क्या है बच्चों, ज्यादा, यहाँ पे कम है, तो ये मूवमेंट बाहर होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और ये भी हम पढ़ेंगे कि जो कोलोइड होता है बच्चों, उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आपको जरूर मिलता है, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, कोई ना कोई वहां पे क्या रहेगा, चार्ज रहता ही रहता है। ठीक है, आप फिल्टर कर रहे हो किसको, कोलोइड को, भाई आप मतलब उसमें क्रिस्टलोइड भी मिला हुआ है, कोई इंप्योरिटी भी है और कोलोइड भी है। हमें सिर्फ कोलोइड चाहिए, क्रिस्टलोइड का हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, आप फिल्टर पेपर लो, पर फिल्टर पेपर का साइज तो बहुत बड़ा होता है, पोर्स बहुत बड़े होते हैं, तो उसमें से तो क्या है, कोलोइड भी बाहर निकल जाएगा। तो इसको क्या करना पड़ता है, तभी नाम दिया गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो कुछ ऐसा बनाओ उसको कि पोर्स बहुत छोटे हो जाएं, पोर्स क्या हो जाएं, छोटे, सिर्फ क्रिस्टलोइड वहां से बाहर निकल पाए। जैसे आप क्या लोगे, 4% सॉल्यूशन किसका, नाइट्रोसेलुलोज का, क्या है 4% नाइट्रोसेलुलोज का सॉल्यूशन लोगे, उसको अल्कोहल ईथर में मिलाओगे। ठीक है, फिर आप क्या करोगे कि भाई उसकी हार्डनिंग के लिए, कि ये पोर भाई परमानेंट हो जाए, तो उसको फॉर्मेल्डिहाइड में डिप कर दोगे, तो वो पोर क्या है, बिल्कुल छोटे साइज के हो जाएंगे। अब अगर आप उसमें से पास करोगे तो कोलोइड तो ऊपर ही रह जाएंगे, क्रिस्टलोइड बाहर निकल जाएंगे। इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। फिर है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसमें आप ध्यान रखो, आपने 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे तब भी हम देखेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि भाई आप, एक तो आपके पास ट्रू सॉल्यूशन है, एक आपके पास कोलोइड है। कोलो मान लीजिए ये आपके पास यहाँ पे 10 पार्टिकल हैं ट्रू सॉल्यूशन के, क्या वही 10 पार्टिकल कोलोइड बना सकते हैं, नहीं बना सकते ना। वो तो भाई इनको कंबाइन करके हो सकता है, भाई 2 पार्टिकल मिलके तब मुझे दिखाई पड़े कि हाँ भाई ये कोलोइड है, क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है। तब इनको मिलाओगे तभी तो कोलोइड रेंज में आएगा ना। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल 10 हैं, तब आप उनको मिला के रखोगे तब मुझे वो दिखना शुरू होंगे। मान लीजिए एक बिल्कुल छोटी सी बॉल रखी, मुझे नहीं दिखाई दे रही, वो ट्रू सॉल्यूशन की रेंज में है, 2 रख दो तो मुझे दिखाई देना शुरू कर जाएगी, तब वो कोलोइड बन गई। तो अब यहाँ पे तो पार्टिकल 10 हैं, यहाँ पे तो 5 हैं। और जो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो नंबर पे डिपेंड करती हैं। तो नंबर होता है ट्रू सॉल्यूशन में ज्यादा, तो जितना ज्यादा नंबर उतना ज्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब जो कोलोइड होते हैं उसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यू आएगी वो कम आएगी। यहाँ से ये आपको ध्यान रखना है। फिर है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आपने देखा होगा कि तब भी आप क्या है, आपके पास जो भी कोलोइड है, अगर आप उसमें से लाइट पास करते हो तो वो लाइट क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है, ऐसे फैल जाती है। इसी को आप क्या बोलते हो, टिंडल इफेक्ट। 10वीं में पढ़ा है, इसी वजह से मैं ज्यादा वो नहीं इसमें मतलब प्रेशर हम नहीं दे रहे कि भाई ये बहुत खास है।
यहाँ पे जो ये ऐसे बनती है ना लाइट जो फैलती है, इसको टिंडल कोन बोला जाता है बच्चों। क्या बोला जाता है? टिंडल कोन। अच्छा, टिंडल इफेक्ट दिखाने के लिए क्या खास बात होनी चाहिए कि जो डायमीटर होना चाहिए डिस्पर्स्ड किसका, पार्टिकल्स का, वो ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। किससे? जो वेवलेंथ लाइट की हम डाल रहे हैं, क्योंकि टिंडल इफेक्ट में लाइट आती है ना, तो वो ज्यादा मतलब छोटी नहीं होनी चाहिए। किसके कंपैरिजन में? वेवलेंथ के कंपैरिजन में। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डिस्पर्स्ड फेज का और डिस्पर्स्ड मीडियम का, वो क्या करने चाहिए? डिफर करने चाहिए। ठीक है ना, मतलब डिफरेंस होना चाहिए दोनों की उसमें। ये समझ में आ गया होगा। अब अगर बात की जाए ब्राउनियन मूवमेंट, जो जिगजैग मूवमेंट होती है पार्टिकल की, कोलॉइड पार्टिकल ऐसे नाचते रहते हैं, तो उसको ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। ब्राउन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको बताया था। फिर है कि जो कोलॉइडल पार्टिकल होते हैं, मैंने बताया था ना कोलॉइड चार्ज होता है कोलॉइड पार्टिकल्स पे। तो अब वो कौन कौन होते हैं? जैसे हीमोग्लोबिन है, ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलॉइडल पार्टिकल है। क्या होता है? पॉजिटिव। अपना खुद का याद रखो, हम भाई जो हमारा एच बी होगा, जो ब्लड ग्रुप है, वो हमारा पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव उसमें आता है। जितने भी मेटल हैं, देखो ये क्रोमियम है, आयरन है, इनका जो क्या है, हाइड्रेटेड फॉर्म है, ऑक्साइड की हाइड्रेटेड फॉर्म है, ये किस उसमें आती है? पॉजिटिव फॉर्म में। तब हम हाइड्रेटेड होंगे, पानी पूनी पी रखा होगा तो हम पॉजिटिव होंगे ना, तो वैसे कुछ ध्यान रखो। फिर है जो डाई स्टफ है, कौन से वाला, कौन से वाला, वो ध्यान रखो, मिथाइलिन ब्लू, मिथाइलिन ब्लू। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो कौन सी है, इयोसिन और रेड सोल जो है, कोंगो रेड सोल, वो किस में आती है? वो आ जाती है नेगेटिव वाले में। तो ध्यान रखो, रेड का जो मतलब साइन लिया जाता है तब कुछ बुरा होता है, तभी रेड मतलब दिखाया जाता है, तो उसको याद रखो भाई, नेगेटिव सोल में आती है। जो सिर्फ मेटल है, यहाँ मेटल के क्या थे? ऑक्साइड के हाइड्रेटेड फॉर्म। ये जो मेटल हैं, ये सारे क्या हैं? नेगेटिव उसमें आते हैं। जो सल्फाइड होती हैं, ठीक है ना, जो सल्फाइड होती हैं, वो भी सारे किस में है? नेगेटिव में। और जो स्टार्च है, गम है, जेलेटिन है, क्ले है, चारकोल है, ये भी सारे किस में है? नेगेटिव में है। ठीक है, तो ये कुछ आपको ध्यान रखना है। फिर एक बच्चों ये बात भी, चैप्टर तो सारा इंपॉर्टेंट है, कहीं से ही पूछा जा सकता है, इसी वजह से मैं इस चैप्टर को ये बहुत सारा हमने किया है यहाँ पे। फिर आप देखोगे कि मान लीजिए आपके पास जो कोलॉइड है ना आपका, वो है AgI। ठीक है, कैसा कोलॉइड है? AgI। और आपने यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म में डाला, वो डाला Ki। तो कॉमन आयन एड्सॉर्ब होता है बच्चों। क्या है? कॉमन आयन एड्सॉर्ब होगा। तो यहाँ पे कॉमन क्या है? आयोडीन है। तो यहाँ पे कौन चीज एड्सॉर्ब हो जाएगी? आयोडीन। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आया? देखो नेगेटिव। तो ये नेगेटिव क्या बन जाएगा? कोलॉइड बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? बोलो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पढ़ेंगे हम कि ये दो लेयर बनती है, एक फिक्स्ड लेयर होती है। ये जो लेयर बनी है ना बच्चों, ये जो लेयर ये बनी है आई, और ये आई नेगेटिव में, इसको फिक्स लेयर बोलते हो। आयोडीन के बाद पोटेशियम भी तो यही रहेगा ना, तो इसको बोलते हो मोबाइल लेयर। क्या बोलते हो? मोबाइल लेयर। जैसे जो आई के बीच में और आई के बीच में जो लेयर बनी हुई है, इसको तो आप बोलते हो फिक्स लेयर। और जो ये के और आई के बीच में जो लेयर है, इसको बोलते हो मोबाइल लेयर। और यहाँ पे जो पोटेंशियल जो डिफरेंस रहेगा इन दो लेयर के बीच में, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम जीटा पोटेंशियल, या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, या फिर जीटा पोटेंशियल इसको बोला जाता है। और ये जो दो लेयर बनी है ना, एक फिक्स लेयर, एक मोबाइल लेयर, इनको बोलते हैं हम हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर। क्या बोला जाता है? हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर इसको बोला जाता है। और जो इन दो लेयर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसको जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल बोला जाता है। फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस, देखो हमें कैसे पता चला भाई कि जो कोलॉइड है उनके ऊपर चार्ज है? इस प्रोसेस से। इलेक्ट्रोफोरेसिस भाई, एक साइड कैथोड है और एक साइड एनोड है। एनोड हमेशा लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, कैथोड राइट में। अब जिसके ऊपर देखो, एनोड पे जाता है एनायन और कैथोड पे जाता है कैटायन। अब जिस कोलॉइड पे भी नेगेटिव चार्ज होगा, वो एनोड की तरफ मूव करेगा, और जिस कोलॉइड पे पॉजिटिव चार्ज होगा, वो कैथोड की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा। ठीक है, फिर अगर आपसे बात की जाए कोएगुलेशन की, कोएगुलेशन क्या होता है? मान लीजिए आपके पास क्या है, एक कोलॉइड है, कोलॉइड में आपने इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। ठीक है, अब कौन जल्दी उसको कोएगुलेट करेगा, या उसको फ्लोकुलेशन भी बोला जाता है, या प्रेसिपिटेशन बोला जाता है। क्या? फ्लोकुलेशन, कोएगुलेशन, या फिर प्रेसिपिटेशन। जितना ज्यादा बच्चों क्या होता है, जितना ज्यादा चार्ज होता है, क्या होता है? जितना ज्यादा किसी पे चार्ज होगा, वो उतना जल्दी उस चीज को कोएगुलेट करने वाला है। मान लीजिए आपके पास कोई कोलॉइड है, उसके ऊपर चार्ज है, वो है नेगेटिव चार्ज। जो कोलॉइड है वो नेगेटिव चार्ज है। मैंने यहाँ एल्यूमिनियम का क्या डाल दिया? इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। तो इस पे 3 पॉजिटिव है,
तो ये देखो कितने, एक ही एल्यूमिनियम का एटम 3 कोलॉइड को क्या कर देगा, अपना प्रेसिपिटेट कर देगा या कोएगुलेट कर देगा। ठीक है, अगर यहाँ Na होता तो मुझे ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट लगता, क्योंकि एक Na सिर्फ एक ही कोलॉइड को क्या करेगा, प्रेसिपिटेट करेगा। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा प्रेसिपिटेशन, कोएगुलेशन या फिर फ्लोकुलेशन होगी। ये किसने बताया था, हार्डी। और इस क्या बोलते हैं, हार्डी स्यूज रूल। क्या बोलते हैं, हार्डी स्यूज रूल इसको बोला जाता है। अगर पॉजिटिव क्या हो, अगर पॉजिटिव कोलॉइड हो तो नेगेटिव आयन चलेगा। तो जैसे FeCN6 यहाँ पे क्या है 4 नेगेटिव, तो ये और ज्यादा करेगा, 3 नेगेटिव वाला कम करेगा, सिर्फ जिस पे एक नेगेटिव होगा वो कम करेगा सबसे कम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। फिर है गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर कहाँ गया, चलो बढ़ा देते हैं। गोल्ड नंबर क्या होता है बच्चों, गोल्ड नंबर होता है, जो आपने देखा होगा ना कि जो लायोफोबिक सोल है वो स्टेबल नहीं होता, लायोफोबिक स्टेबल नहीं होता। तो लायोफोबिक को स्टेबल बनाने के लिए जितने लायोफिलिक के मॉलिक्यूल लगते हैं, समझ गए, जितने लायोफिलिक की अमाउंट लगती है उसको गोल्ड नंबर बोला जाता है। बात समझ में आ गई। देखो लायोफोबिक अनस्टेबल होता है, उस अनस्टेबल को स्टेबल करने के लिए मुझे लायोफिलिक चाहिए। क्या चाहिए, लायोफिलिक चाहिए। मुझे जितना लायोफिलिक लग रहा है इसको स्टेबल करने के लिए, इसको गोल्ड नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गोल्ड नंबर। अब मुझे ये बताओ, किसी चीज का गोल्ड नंबर बहुत ज्यादा है, क्या है, ध्यान से सुनो, जिस चीज का गोल्ड नंबर ज्यादा है तो वो जो चीज जिसको मैं स्टेबल करना चाह रही थी, जो भी एक XYZ यहाँ पे मॉलिक्यूल था, वो स्टेबल कितना था या अनस्टेबल कितना था, आपको कैसे पता चलेगा, गोल्ड नंबर से। मान लीजिए मुझे आपको, भाई आपका एग्जाम है, मुझे आपको 10 मिनट पढ़ाना पड़े, आपको चैप्टर समझ में आ गया, तो आप कहोगे बड़े इंटेलिजेंट बच्चा है। और एक बच्चे को मुझे 1 दिन हो गया पढ़ाते हुए, उसको कुछ समझ में नहीं आया, तो हम कहेंगे भाई उसको कुछ नहीं आता। तो जैसे ही मैंने बोला गोल्ड नंबर बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब वो चीज बहुत अनस्टेबल पड़ी हुई थी, उसके लिए इतना ज्यादा गोल्ड नंबर मतलब रिक्वायर्ड पड़ गया, इतना लायोफिलिक लगा, तब जाके वो कहीं स्टेबल बना है। तो यहाँ से शायद बात समझ में आ गई होगी, ना समझ एक बार रिपीट कर लेना, ठीक है। अब देखो इमल्शन क्या होता है, लिक्विड इन लिक्विड को हम बोलते हैं, और 2 टाइप का होता है बच्चों, ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर। ठीक है, मतलब ये क्या है, आपका डिस्पर्स्ड फेज है, और वाटर क्या है, डिस्पर्स्ड मीडियम है, जिसको लिखा जाता है O/W। ये मीडियम है, ये फेज है। ठीक है, और अगर लिख दिया जाता है उल्टा W/O, ये हो जाएगा यहाँ पे ऑयल, हो जाएगा यहाँ पे मीडियम। ठीक है, जैसे देखो वाटर इन ऑयल कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, और ये ऑयल इन वाटर कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये इमल्सिफाइंग एजेंट। ये पूछा गया था क्योंकि कि ऑयल जो होगा वाटर में, वहां पे इमल्सिफाइंग एजेंट कौन कौन है, प्रोटीन है, गम्स है, नेचुरल सिंथेटिक सोप है। पर अगर क्या है आपके पास वाटर किसमें है, ऑयल में है, तो वहां पे क्या है, हैवी मेटल के सॉल्ट यूज किए जाएंगे, फैटी एसिड यूज किए जाएंगे, लॉन्ग चेन अल्कोहल और लंप ब्लैक यूज किया जाएगा। ये किसमें यूज किया जाएगा, तब पानी किसमें है, ऑयल में, तब आप मेटल और फैटी एसिड, लॉन्ग चेन अल्कोहल, लंप ब्लैक, इनका यूज करने वाले हैं। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई है आपको। फिर अब बच्चों ये आप ना यूजेस पढ़ लेंगे, यहाँ से मैं कुछ काम की आपको बात बता देती हूँ जो कि पूछे गए थे। ठीक है, एक तो डेल्टा फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। डेल्टा फॉर्मेशन क्या है भाई, मिट्टी का ढेर सा ऐसे लग जाता है। वो कैसे लग जाता है कि आपके पास जो रिवर वाटर होता है ना बच्चों, उसमें तो कोलॉइड पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल, कोलॉइड पार्टिकल। और जो सी वाटर होता है ना, उसमें होते हैं इलेक्ट्रोलाइट, जैसे NaCl, MgCl2। तो जैसे ही कोलॉइड पार्टिकल और इलेक्ट्रोलाइट आपस में मिलते हैं, तो वहां पे प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाती है, और वहां से वो मिट्टी से का ढेर लगना शुरू हो जाता है, और डेल्टा बन जाता है। हाँ, ये मेडिसिन वाला देखो कि जो मेडिसिन है, जैसे आप एरगायरोल, किसका, इज अ सिल्वर सोल। एरगायरोल क्या होता है, सिल्वर का सोल होता है, आई लोशन में यूज होता है, किसमें, आई लोशन में। और जो एंटीमनी का जो है, कोलोइड ऑफ एंटीमनी, एंटीमनी किसके, काला जर को यूज करने में, मतलब उसको ठीक करने में यूज होता है। और कोलोइडल ऑफ किसका, गोल्ड का, किसमें, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, उसके लिए यूज होता है, किसका, गोल्ड का। ठीक है, और तो आपको बताइए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो अपना स्टमक में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, वहां यूज होता है। ठीक है, और ये एक कोट्रेल प्रेसिपिटेटर होता है बच्चों। यहाँ पे क्या है, ऐसे इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं, और यहाँ जो भी गैसेस हैं वो अगर कोलोइड नेचर की हैं, क्या है, कोलोइड नेचर की हैं, तो सारी गैस इस पे चिपक जाएंगी। बाहर जो भी गैस होगी वो क्या है,
फ्री होके निकलेगी, मतलब उसमें ये जो फालतू की गैसेस हैं जो हमें नहीं चाहिए, जो पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं, क्योंकि वो तो सारी प्रेसिपिटेट हो गई हैं किस पे, उस इलेक्ट्रोड पे, तो जो गैस निकलेगी वो प्योरीफाई होके, तो कोट्रेल प्रेसिपिटेटर उसको बोला जाता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन फ्रेंडलिक आइसोथर्म एक्सप्रेस्ड इन इक्वेशन कौन सी थी, एक्स बाय एम पी 1 की पावर 1, मतलब पी की पावर 1 बाय एन, यही था ना। फिर देखो प्रिंसिपल एमल्सिफाइंग एजेंट फॉर, ये क्या है, ऑयल इन वाटर। ठीक है, ऑयल इन वाटर क्या था, नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप्स यूज किए जाते हैं। फिर क्या है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथाइल एल्कोहल, जाइमेज यूज किया जाता है ना। फिर है फ्लोकुलेटिंग पावर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट कोएगुलेशन, इसके लिए किसकी ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा तो किसकी ज्यादा रहेगी बच्चों, नेगेटिव की, यहाँ पे 4 नेगेटिव है इसी वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर कैमीज ऑप्शन, इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है, हाईली स्पेसिफिक होता है। ठीक है, रिजल्ट इन टू मल्टीमोलिकुलर, बिल्कुल नहीं, सिंगल लेयर बनती है, तो करेक्ट ये हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन क्योरिंग काला जहर, एंटीमनी वाला है ना। ठीक है, ये आयर गैरोल तो किसमें था, आई वाले के लिए था, ये अपने स्टमक के लिए था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये अपना किसमें था, इंटरमस्कुलर जो चीज थी उसके लिए, और ये था स्टमक के लिए। ठीक है, COH2 यहाँ पे कैटलिस्ट बताना है क्या था, कॉपर, ZNO और CrO3, यही था ना। ये पूछे गए हैं सारे के सारे। अब ये देखो बच्चों, नेक्स्ट यहाँ पे गोल्ड नंबर हमसे पूछा गया है। अगर आपके पास ऐसा कोई न्यूमेरिकल आता है ना, तो जो भी चीज किसमें दे रखी होगी, मास, आपको मास दे रखा हो मान लीजिए किसी चीज का, उसको तो आपको क्या करना है, ऊपर रखना है, पर वो ग्राम में नहीं, वो मिलीग्राम में लेना है। आपके पास है 0.025 ग्राम, इसको किस में ले लोगे, मिलीग्राम में। इसको किससे कर दोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, किसमें, मिलीग्राम में, मिलीग्राम, ml नहीं, मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए कितना आ जाएगा, 25। यहाँ पे जो आपको वॉल्यूम दे रखी होगी आप ml में, ये यहाँ पे ले लीजिए, इनटू में आपको 10 करना है, हमेशा ही क्या करना है, 10। तो ये इससे कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा आपका, पहला ही 25, ऐसे आपको निकालना है। ऊपर जो मास दे रखा होगा, जैसे ग्राम में यहाँ पे मिलीग्राम लिखा होगा, तो मास ऊपर, जो वॉल्यूम दे रखी होगी ml में, वो नीचे इनटू में 10 करना है, आपका क्या आ जाएगा, गोल्ड नंबर। हेयर क्रीम जो किसका एग्जाम्पल है बच्चों, हेयर क्रीम अपना इमल्शन का,